हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइस्पार्क के कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे अपनी डेटाब्रिक्स में या फिर किसी भी एनवायरनमेंट में एज़्योर के लाइक सिनैप्स वगैरह। इसमें हम लाइक 10 to 12 ऑपरेशंस अपने कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट वन इज रीपार्टीशन। नाम से ही ये हमें समझ में आ रहा है, ये क्या करेगा, रीपार्ट करेगा। ठीक है, किसको? आपके डेटा फ्रेम को। जो भी आपने डेटा फ्रेम बनाया है उसको पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। लेट्स से आप इसको अच्छे से समझिए। आपके पास एक डेटा फ्रेम है जिसमें 20 के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं जब आप इस डेटा फ्रेम को राइट करें किसी ADLS लोकेशन के अंदर, लेट्स से आप Gen2 लोकेशन पे इसको राइट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इस 20 के रिकॉर्ड्स के 4 फाइल्स बने। ठीक है, आप चाहते हैं इन 20,000 रिकॉर्ड्स की आपकी 4 फाइल बन जाएं, तो वो कैसे बनेंगी? 5K की एक, 5K की एक, 5K और 5K। तो आपकी ये 4 फाइल बन जाएंगी जिसमें 5-5 हज़ार रिकॉर्ड आपके लाई कर रहे होंगे। अब इसको आप लिखेंगे कैसे? जब भी आपको राइट कमांड लिखनी है उससे पहले आपको लिखना है df डॉट रीपार्टीशन, ओके, एंड पैरेंथेसिस के अंदर उतने पार्ट फाइल, नंबर ऑफ पार्ट फाइल आपको लिखने हैं जो कि आप उस डेटा फ्रेम को स्प्लिट करना चाहते हो। लेट्स से आप इस डेटा फ्रेम में आपके पास 20 के था रिकॉर्ड, तो आप चाहते हो कि भाई मेरे पास 4 फाइल बने, तो आप यहाँ पर रीपार्टीशन के अंदर पैरेंथेसिस में 4 पास करोगे। ठीक है, यहाँ पर जितना भी आप पास करोगे उतनी ही नंबर ऑफ फाइल्स आपकी बनने वाली हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझ लिए। रीपार्टीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइस्पार्क के अंदर और ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझिए। हम इसको रिपीट करते हैं। आपके पास आपकी एक फ़ाइल है, आप उसको तोड़ना चाहते हैं मल्टीपल फाइल्स में, बट आप ये खुद स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि कितनी नंबर ऑफ पार्ट फाइल्स बने। तो इसके लिए आपको क्या करना है? रीपार्टीशन और पैरेंथेसिस में नंबर ऑफ पार्ट फाइल्स लिखने हैं, चूँकि लेट्स से हमने यहाँ पर 4 लिखा था, तो हमारे पास जितना भी हमने यहाँ पर लिखा है 4, उतने ही हमारे पास पार्ट फाइल जब आप देखेंगे तो उस फोल्डर के अंदर आपको 4 फाइल मिलेंगी। ठीक है, ये आपका होता है रीपार्टीशन। क्लियर? अब अगर हम इसी का ही एक भाई है जिसका नाम है कोलियास। कोलियास भी बिल्कुल आपके रीपार्टीशन की तरह ही काम करता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ठीक है, जैसे इसमें आप नंबर ऑफ पार्ट फाइल्स बनाते हैं, लाइक आपने 4 यहाँ पर डिफाइन करा है, 5 डिफाइन करा है, ऐसे ही आप यहाँ पर भी पैरेंथेसिस के अंदर नंबर ऑफ पार्ट फाइल डिफाइन कर सकते हैं, 4 या 5। बट अब ऐसा तो है नहीं कि पाइस्पार्क वाले जो हैं पागल होंगे और उन्होंने रीपार्टीशन और कोलियास अलग अलग बनाई। इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इन डिफरेंसेस को आपको बताएं तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए और हम आने वाली वीडियोस में रीपार्टीशन और कोलियास के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि रीपार्टीशन को नंबर ऑफ पार्ट फाइल इंक्रीज करने के लिए करा जाता है। रीपार्टीशन नंबर ऑफ पार्ट फाइल इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, जबकि कोलियास नंबर ऑफ पार्ट फाइल डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी के लिए ये डिफरेंस कंसीडर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाए रीपार्टीशन और कोलियास के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उनको कंसीडर करते हुए, तो आप हमको बता दीजिए, हम एक प्रॉपर इसकी वीडियो बना देंगे आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम कंसीडर करते हैं हमारी कमांड कैशे, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कैशे। आपके मोबाइल के अंदर भी कैशे होता है, लाइक आपके पास एक मेमोरी होती है जिसको आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको कैशे कर सकते हैं। कैशे क्या होता है? अगर लेट से आपका एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, और आप उस डेटा फ्रेम को बार बार यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको कैशे कर लिया आपने। कैशे करने के बाद आप जब भी उस डेटा फ्रेम को बुलाएंगे, कॉल करेंगे, वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपने कैशे करा हुआ है। कैशे जब करते हैं तो ये डेटा ड्राइवर की मेमोरी पर आता है। ठीक है,
क्लस्टर के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, क्लस्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक ड्राइवर और वर्कर, ठीक है। तो ड्राइवर और वर्कर में से जो भी आप कैशे करते हैं आपका डेटा, वो ड्राइवर की मेमोरी पर आएगा, ठीक है। कैशे आपका किधर जाएगा, ड्राइवर की मेमोरी पर। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट कमांड को, तो हम टेक को बात करते हैं अभी। तो लास्ट टाइम अगर वीडियो में हम देखें तो हमने लास्ट टाइम चेक करा था, हमारे पास दो कमांड थी, हेड और फर्स्ट। जैसे हमारे पास हेड होता है और जैसे हमारे पास फर्स्ट होता है, उसी तरीके के इनके चाचा ताऊ के खानदान में से df.take भी आता है। ये सब सिबलिंग्स ही हैं, कोई ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है। जो बेसिक फ़र्क हैं अगर आपको वो जानने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हेड फर्स्ट टेक, और हम इसको आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, या फिर एक इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे हेड फर्स्ट और टेक में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे हमारे पास हेड वर्क करता था, आपको क्या करता था, एक डेटा फ्रेम में से नंबर ऑफ रोज आपको रिटर्न कर देता था, जो भी आप पैरेंथेसिस के अंदर स्पेसिफाई करते थे। फर्स्ट क्या करता था, फर्स्ट आपको फर्स्ट रो दे देता था। सिमिलरली टेक क्या करेगा, टेक df.take भी आपको क्या करता है, आपको वो रोज रिटर्न करके दे देगा जो भी आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। लेट्स से आपने 20 लिख दिया तो वो 20 रोज आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है, एज ए रिजल्ट। अब ये चीज समझने वाली है, df.take जो है वो आपका एक्शन है, ठीक है। df.take आपका एक्शन है। और अगर हम रिपार्टीशन, कोलियास, इन दोनों की बात करें एज ऑफ नाउ, तो ये हमारे क्या हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं उनको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं कमांड की अगर बात करूं तो वो है मेरी df.limit। जैसे हमारे पास सीक्वल में लिमिट होती है, जैसे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है, और उसके बाद लिमिट कर देते हैं, लिमिट 10। तो ये हमारा क्या करता है, 10 रिकॉर्ड देगा आपके टेबल 1 में से। सिमिलरली df.limit क्या करेगा, ये आपके डेटा फ्रेम में से जो भी आप पैरेंथेसिस के अंदर नंबर पास करेंगे, उस डेटा फ्रेम को उतनी लिमिट तक रिकॉर्ड होल्ड करवाएगा। लेट से आपने लिखा है df.limit 100। अब ये क्या हो गया, इसका मतलब अगर आपके डेटा फ्रेम में लेट से 10,000 रोज थी, बट जैसे ही आपने df.limit लिख दिया तो आपने लेट से आपने लिखा df.limit 100। तो अब ये जब नेक्स्ट df को आप कॉल करेंगे तो अभी आपको 10 के रिकॉर्ड नहीं देने वाला, ठीक है, ये आपको 100 रिकॉर्ड ही देगा, क्योंकि आपने उस डेटा फ्रेम को ऑलरेडी लिमिट कर दिया है अपने 100 नंबर पास करके। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है नेक्स्ट कमांड, spark.sql एंड देन क्वेरी इन द पैरेंथेसिस। अगर हम इसकी बात करें तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने, हमारे पास CSV, पार्केट, मल्टीपल फाइल फॉर्मेट जो होते हैं उनको हम डेटा फ्रेम के अंदर कैसे रीड कर सकते हैं उसको हमने डिस्कस करा था। जैसे हमारे पास एक जेनरिक कमांड होती है df इक्वल टू स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर वो आपका फाइल टाइप, लेट्स से मैं यहाँ पर CSV रीड करता हूँ, एंड देन लोड, एंड लोड के बाद आप क्या करेंगे, डॉट लगा के पैरेंथेसिस के अंदर माउंटेड लोकेशन पास कर देंगे उस फाइल तक की, ठीक है। ये आपने अगर कर दिया तो आपका जो भी इस फाइल में डेटा पड़ा हुआ होगा, इस CSV फाइल में, वो आपका डेटा जो होता है वो आपका इस CSV फाइल का डेटा इस डेटा फ्रेम के अंदर आ जाता है। बट लेट से आपके पास एक टेबल है जो कि आपकी डेटा लेक में या डेल्टा लेक में आपके पास है, ठीक है। अब आप चाहते हैं उस टेबल को रीड करना, ठीक है,
आप डायरेक्टली उस टेबल का नाम जानते हैं और आप उस टेबल से ही डायरेक्टली डेटा रीड करना चाहते हैं। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, वो है हमारे पास ये वाली कमांड। ये क्या करेगी, आपको सिंपल लिखना है स्पार्क डॉट सिक्वल। इसका मतलब समझ में आ गया कि आप स्पार्क के ऊपर एक सिक्वल क्वेरी रन करना चाहते हो, ठीक है। और रन क्या करोगे भाई, आपको डबल कोट्स में वो क्वेरी लिख देनी है, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। आपने जो भी क्वेरी है आपकी वो लिख दिया आपने। अगर आपकी क्वेरी मल्टी लाइन क्वेरी है, मतलब आपकी लंबी सी क्वेरी है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, स्पार्क डॉट सिक्वल, उसके बाद आप ट्रिपल कोट्स यहाँ पर लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपकी क्वेरी आ गई, फिर से ट्रिपल कोट्स आपके आ गए, ठीक है। df इक्वल टू, अब ये क्या करेगा, आपकी मल्टी लाइन क्वेरीज का जो भी रिजल्ट निकलेगा उस डेटा लेक के ऊपर, रजिस्टर्ड टेबल के ऊपर आपको रन करने के बाद वो रिजल्ट को आपको एज ए डेटा फ्रेम रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसलिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड पर अगर मूव करें तो वो है हमारी क्रिएट टेम्प व्यू, ठीक है। तो क्रिएट टेम्प व्यू नाम से क्या समझ में आ रहा है हमारे पास, अगर मेरे पास एक डेटा फ्रेम है और मैं उसके ऊपर SQL क्वेरीज रन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस डेटा फ्रेम के ऊपर एक टेम्प व्यू रजिस्टर कर सकता हूँ। अब ये मैं कैसे करूँगा, मैंने क्या करा, लेट्स से मेरे पास वही CSV फाइल थी, उसको मैंने एक DF में बना लिया और इस DF के ऊपर मैं रन करना चाहता हूँ SQL क्वेरी। बट मैं इस SQL क्वेरी को जब तक रन नहीं कर सकता जब तक मेरे पास वो डेटा फ्रेम का जो मसाला है वो मेरे पास एक टेबल में नहीं आ जाता। अब यहाँ तो मुझे उसको राइट कराना पड़ेगा ADLS पे, ठीक है, डेटा लेक में, या फिर मैं उसको फॉर द टाइम बीइंग अपने जो सेशन मेरा ऑन है, ऑन सेशन में ही मैं उसको रजिस्टर कर लूँ एज ए व्यू। व्यू और टेबल में क्या डिफरेंस होता है वो तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये कमांड को रन करूंगा df डॉट क्रिएट टेम्प व्यू। ये क्या करेगी, उस df में जो भी मसाला पड़ा होगा, उस df में मेरे पास जो भी मैटर पड़ा हुआ होगा, उस df के मसाले को क्या करेगी, एक टेम्प व्यू में रजिस्टर कर देगी। जो भी आप नाम पास करेंगे, लेट्स से आप यहाँ पे कॉल 1 लिखा है, तो आपका कॉल 1 में वो सारा मसाला आ जाएगा जो भी आपके पास DF में होगा। आपका लेट्स से आप जब आप रन करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉल 1, और इसमें लेट्स से आपके पास 10 रिकॉर्ड्स थे, और वहीं आप करते हैं डिस्प्ले DF, तो आपका इन दोनों का रिजल्ट जो आने वाला है वो आपका सेम आएगा, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, 10 रिकॉर्ड इसमें भी मिलेंगे आपके, 10 रिकॉर्ड आपके इसमें भी मिलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। इसका एक अप वर्जन भी है, या फिर हम उसको बोलें एक इनके दूसरे भाई भी हैं, ठीक है, वो हैं क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू। वो कैसे दिखते हैं, आप यहाँ पर देखें क्रिएट टेम्प व्यू है, लिया आपने लिखा था df डॉट क्रिएट टेम्प व्यू। अगर मैं इसको लिखूं df डॉट क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू, और उसके अंदर मैं अपना जो भी मुझे पास करना है, लेट्स से df ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो क्या करेगा, अगर मेरा कोई df नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्यू होगा उसको रिप्लेस कर देगा, किससे, अभी करंट DF जो मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। अगर आपके पास लेट्स से ऑलरेडी एक व्यू है, ठीक है, जिसका नाम आपका कॉल 1 था, तो अगर ऑलरेडी आपके पास रजिस्टर्ड है, उसके बाद आप अगर ये कमांड चलाएंगे ये आपको एरर दे देगी। क्यों, क्योंकि भाई आपके पास ऑलरेडी एक कॉल 1 नाम से एक व्यू है, तो हम रजिस्टर नहीं कर सकते, वो ऐसी एरर दे देगा आपको। इसके लिए आप, इसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, df डॉट क्रिएट और रिप्लेस
टेम्प व्यू। ठीक है, ये क्या करेगा कि भाई अगर है तो रिप्लेस कर दे, नहीं है तो क्रिएट कर दे। ठीक है, सिंपल ये करने वाला है। तो इसमें आपको ये हेडेक नहीं रहेगा कि भाई मेरे पास पहले से बना हुआ तो नहीं है, अगर नहीं है तो उसको रिमूव करूँ, आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही कर लेगा। तो इसके लिए df.create और रिप्लेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड पर हम मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट आती है df.persistence। परसिस्टेंस आपकी सिमिलर बहन है कैशे की। ठीक है, जैसे आपके पास कैशे था वैसे ही आपके पास परसिस्टेंस भी होता है। ठीक है, अगर आपको लिखना होता है df.persist, ये भी क्या करेगा आपके पास ड्राइवर की मेमोरी में उस डेटा फ्रेम का जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है उसको जाके कैशे कर देगा। अगर आपको ये कैशे डेटा अनकैशे करना है तो आप परसिस्ट की तरह के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, df.unpersist, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डेटा भी भरा ड्राइवर की मेमोरी के ऊपर, आप कैसे करते चले जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ड्राइवर की मेमोरी भर जाएगी और एक टाइम पे आप आके आपका क्लस्टर जो है वो फट जाएगा। ठीक है, वहीं पे आपका कोड भी फट जाएगा, वो चलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटेशन के लिए उसको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी मेमोरी तो चाहिए ना, आपने सारी मेमोरी ही इस्तेमाल कर ली तो वो आपको दिक्कत क्रिएट करने वाली है। इसलिए आप ये अनपरसिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो अगर ऑलरेडी परसिस्टेड डेटा है और आप उसको वहाँ से हटाना चाहते हो ड्राइवर की मेमोरी से ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारी आती है df.where। df.where जो होता है हमारा वो एक तरीके से फिल्टर की तरह काम करता है। आपके पास होता है जैसे SQL क्वेरी में आप लिखते हैं ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर id इक्वल टू 1, तो उसी तरीके से अगर आपको डेटा फ्रेम के ऊपर फिल्टर करना है तो आप df.where और फिर उसके बाद कॉल इक्वल टू लेट्स से आपकी a वैल्यू। तो अब आपको ये वही डेटा देगा जहाँ पर कॉलम 1 की वैल्यू a होगी। ठीक है, इसका दूसरा वर्जन भी है। दूसरा वर्जन क्या है कि आप ऐसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं df इक्वल टू df.where। अब आप इसके अंदर SQL क्वेरी भी पास कर सकते हैं। SQL क्वेरी जैसे आप नॉर्मल SQL लिखते हैं वैसे ही पास हो जाएगी। कैसे लिख सकते हैं आप, लेट्स से id इक्वल टू 1, ओके, या फिर एंड मल्टीपल अगर आपको कंडीशन लगानी है, एंड स्ट्रीट इक्वल टू ए। तो आप ये SQL क्वेरी की फॉर्म में भी इसको यहाँ पर पास कर सकते हैं और ये चलेगा। ठीक है, ये दोनों वैलिड हैं और ये चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपनी कमांड के लिए तो नेक्स्ट कमांड मेरी है df.select। जब हमारे पास नाम से ही समझ में आ रहा है सेलेक्ट करना है हमें। ठीक है, क्या क्या सेलेक्ट करेंगे भाई, अब लेट्स से हमारे पास एक डेटा फ्रेम है। ठीक है, और उसमें मेरे पास 50 कॉलम है। अब इन 50 कॉलम्स में से मैं चाहता हूं कि भाई नहीं, मुझे तो अपने 5 कॉलम ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल लिखना है df.select और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है उन कॉलम्स के नाम कोट्स में देते चलाएं। लेट्स ए, ठीक है, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा ई। और अब ये क्या करेगा, df आपने इक्वल टू लिख दिया। ठीक है, df.select ABCDE, मतलब अब इस df में से ओनली ये वाले कॉलम आपको सेलेक्ट करके दे दे, बस ये आपका df.select हो गया। ठीक है, मतलब मल्टीपल कॉलम्स में से अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए वो आपको df.select करके दे देगा। ठीक है, लास्ट की हमारी 3 कमांड बची हैं। अब लास्ट में अगर मैं बात करूं इसकी df.withColumn, ये क्या करेगा, ठीक है, सिंपल है आपके पास df.withColumn हमारे पास लेट्स से पांडास में अगर हम देखें, हमें किसी डेटा फ्रेम में अगर हमारे पास एक डेटा फ्रेम है पांडास में और हमें उसमें एक कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करते थे,
सिंपल अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपना वो कॉलम का नाम लिख देते थे और वो अपना ऐड हो जाता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, स्पार्क पाइस्पार्क के अंदर ऐसा नहीं होता। भाई कैसे होगा? इसके लिए क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, df इक्वल टू df डॉट विद कॉलम। अब यहाँ पर मैं उस कॉलम का सबसे पहले क्या दूंगा, यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो वो वैल्यू आएगी जो कॉलम का नाम होगा, लेट्स से कॉलम 1, ठीक है। अब यहाँ पर कोट्स में मुझे कॉलम का नाम लिखना है जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉलम 1 का नाम लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं उसमें वैल्यू क्या भरना चाहता हूँ वो लिखूंगा, लेट्स से लिट 10, ठीक है। अब लिट क्या होता है, लिट का मतलब होता है लिटरल वैल्यू, ठीक है। ठीक है, मतलब हमारे पास कॉलम 1 ऐड हो जाए इस डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है। और उसमें सब में वैल्यूज़ क्या चली जाए भाई, 10 वैल्यूज़ डाल दे उस कॉलम 1 के अंदर, इस 10 वैल्यू को कॉलम 1 के अंदर डाल दे और इस कॉलम को डीएफ के अंदर ऐड कर दे, ठीक है। ये मेरा काम करेगा डीएफ डॉट विद कॉलम। अगर मैं चाहता हूँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ एक मेरे पास कॉलम ऐड हो जाए और उसमें डीएफ में ही मेरे पास एक कॉलम ऐड हो जाए विद कॉलम से, विद कॉलम, और मैं चाहता हूँ लेट्स से इसका नाम कॉलम 2, और अब मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू मैं लिटरल ना पास करूँ, जो भी मेरे पास वैल्यू कॉलम 1 में थी वो आ जाए। तो मैं सिंपल ऐसा कर सकता हूँ, एफ डॉट कॉल और यहाँ पर मैं कॉलम 1, ठीक है, और ये बंद कर दिया बस मैंने। अब मेरे पास क्या होगा भाई, जो भी मेरे पास कॉलम 1 में वैल्यू पड़ी हुई है वो कॉलम 2 में डाल दे और उसको डीएफ के साथ ऐड कर दे। मतलब मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यू हो जाएंगी, सॉरी दो कॉलम्स हो जाएंगे, एक कॉलम 1 और एक कॉलम 2, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास लास्ट जो कमांड बचती है वो बचती है, सेकंड लास्ट हमारे पास एक है हमारे पास df डॉट विद कॉलम रीनेम। df डॉट विद कॉलम रीनेम आपको नाम से ही समझ में आ रही होगी, ये क्या करने वाली है, एक एग्जिस्टिंग कॉलम जो है हमारा, है ना, जो भी हमारा एक एग्जिस्टिंग कॉलम है उसका नाम चेंज कर दे। कैसे कर दे भाई, अगर हमने ये लिखा df इक्वल टू df डॉट विद कॉलम रीनेम, तो अब ये क्या करने वाली है, विद कॉलम रीनेम का मतलब जो भी हमारे पास कॉलम है उसका नाम चेंज कर दे, पुराने से नया कर दे। अब पुराना और नया कैसे होगा, जो पुराना नाम था हमारा वो पहले लिखेंगे कॉल 1, ठीक है। ये जो मेरा पुराना नाम था इसको नया कर दे, नया नाम क्या है भाई, कॉलम 1 लिख दे, ठीक है। तो हमें अगर किसी डेटा फ्रेम के अंदर एक कॉलम का नाम चेंज करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल df डॉट विद कॉलम, पहले ब्रैकेट के अंदर पहले पुराने वाले कॉलम का नाम फिर नए वाले कॉलम का नाम, सिंपल हो जाएगा। ये पहले लिखना है हमें ओल्ड नेम, पहले ओल्ड नेम, उसके बाद न्यू नेम, बस यहाँ पे फिर सेम आ जाएगा df डॉट विद कॉलम रीनेम, खत्म। ये मेरे पास हो गया विद कॉलम रीनेम का मतलब कॉलम रीनेम करने के लिए। अब लास्ट अगर मैं बात करूं, ये है मेरे पास ड्रॉप कमांड। ड्रॉप क्या करती है, अगर किसी डेटा फ्रेम में लेट से आपके पास 10 कॉलम हैं, ठीक। अब इन 10 कॉलम्स में से आप चाहते हो कि भाई नहीं मुझे तो 8 ही रखने हैं, ठीक है, 8 कॉलम मेरे पास चाहिए, बाकी ये जो 2 कॉलम हैं ये मेरे काम के नहीं हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उन 2 कॉलम्स को ड्रॉप कर सकते हो। कैसे, आपको सिंपल लिखना है df डॉट ड्रॉप, ठीक है, और ड्रॉप के अंदर ड्रॉप के पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम्स के नाम लिख दिए, लेट्स से कॉल 1, फिर उसके बाद कॉल 2, जो भी आप नाम लिखेंगे वो सारे आपके नाम यहाँ पर df डॉट ड्रॉप के अंदर मेंशन कर दीजिए और आपका काम ख़त्म, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो। आने वाली वीडियोस में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे पाइस्पार्क के लिए, और कुछ ही दिनों में पाइस्पार्क की सारी ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद हम ADF और ADB इन सब को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो भी आपके डाउट हो उन सबको लिख सकते हैं, हम इनको आने वाली वीडियोज़ में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।